अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम आपके सामने अवाम की बात में जो शो लेकर आए हैं और जो गेस्ट लेके आए हैं, वो उसका भी ताल्लुक जो है, पहले हर शो की तरह एक ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ और सोशल जस्टिस मूवमेंट का और सोशल जस्टिस के जो कॉज़ेज़ हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे उस हुकूमत की भी, जो अभी गई है और उस हुकूमत की भी जो नई आई है। और दोनों हुकूमतों के से नई हुकूमत से हम क्या तवक्को रखते हैं ह्यूमन राइट्स फ्रंट के ऊपर और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के बारे में और हम ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ के बारे में और जो हुकूमत गई है, जो उन्होंने किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट हैं आलमज़ेब महसूद, जिनका ताल्लुक पीटीएम से है, जो कि मूवमेंट रही है। लार्जली इट्स अ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो आप जैसे जानते हैं। हालाँकि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग जो है उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें एक्सट्रीम सेंसरशिप रही है, हम जैसे जानते हैं। पीटीएम का जो मूवमेंट है वो 2018 के शुरू में ही शुरू हुई थी और ज़्यादा फ़ॉर्मलाइज़ तरीके से इनकी जो मूवमेंट है, तहरीक शुरू हुई थी। वो नकीबुल्लाह महसूद एक कराची के पश्तून रेज़िडेंट हैं, उनके मावराए अदालत कत्ल के बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता उसके उस वहाँ से कराची में भी और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, के खैबर पख्तूनख्वा में भी और फिर इस्लामाबाद में भी और रेस्ट ऑफ़ द कंट्री में भी जो पश्तून ग्रुप्स हैं और यूथ है वो कलेक्टिवली इकट्ठे होना शुरू हुए और उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो शुरू की, वो नकीबुल्लाह के केस से मुताल्लिक तो थी ही, जिनको पुलिस मुकाबले में सो कॉल्ड मुकाबला इन कोट्स उनको उनकी जान ले ली गई थी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के तौर पे, मगर असल में जो मूवमेंट थी वो राइट टू लाइफ की भी मूवमेंट थी। पश्तून कम्युनिटी की पाकिस्तान की, जो कि वॉर टोन, कॉन्फ्लिक्ट टोन केपी में भी दहाइयों से रह रहे हैं और उसके बाद उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान में और उनके जो हकूक़ की जिस तरह से जो है उनको गस्ब किया गया है। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जबरी गुमशुदगियों के भी खिलाफ ये मूवमेंट है। ये पीसफुल मूवमेंट है और सिविल राइट्स के बारे में और जो प्रोफाइलिंग होती है उन लोगों के प्रोफाइलिंग होती है इन लोगों की फॉर्मर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जिनको अब खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया है, वहाँ पर भी और पूरे पाकिस्तान में भी जहाँ-जहाँ इनके साथ ये जो डिस्क्रिमिनेटरी जो सलूक है वो। ये मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया है। आलमज़ेब का ताल्लुक जो है वो की डेटा लीड के तौर पर जाने जाते हैं पीटीएम से और उन्होंने जो एज़ अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर डेटा गैदरिंग में भी और में भी बहुत काम किया है। मुख्तलिफ डिसअपीयरेंसेस ले लें, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ले लें और लैंड माइन्स का एक इश्यू जो उन्होंने बहुत ज़्यादा उठाया है। उसके अलावा आलमज़ेब जो हैं वो कोर कह लें कि कोर ग्रुप से भी उनका ताल्लुक है, मगर एज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो पीटीएम के साथ एसोसिएटेड हैं और पीटीएम के जो बाकी भी जो एक्टिविस्ट हैं, उनके उनके उनको प्रीवियस रेजीम में एक एक्सट्रीम रिप्रेशन का सामना करना पड़ा है। उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो उनके प्रोटेस्ट थे वहाँ से ना कि पीटीएम सपोर्टर्स को उठा लिया जाता था या उनको आर्बिट्रेरीली डिटेन करके उन पर एफआईआर्स डल जाती थी, मगर जो उनको सपोर्ट करने वाले दूसरी जो सिविल सोसाइटी के और राइट्स एक्टिविस्ट के जो एक्टिविस्ट थे, उनके साथ भी यही सलूक होता रहा है। लाहौर हो या कराची हो या इस्लामाबाद हो, उसमें उनके सपोर्टर्स के साथ भी यही सलूक होता रहा है। उनके ऊपर भी सेडिशन के पर्चे लगे हैं, उनके घरों पे भी आर्बिट्रेरीली रेड्स किए गए। इतना ज़्यादा रिप्रेशन प्रीवियस रेजीम के अंदर जो है वो इस पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट को देखना पड़ा है। तो आलमज़ेब भी उन लोगों में से हैं जिनके ऊपर दर्जनों बाकी जिस तरह पीटीएम के एक्टिविस्ट हैं उनकी तरह एफआईआर्स हुए और उनको जो है जेल में भी रखा गया तकरीबन 8 महीने के लिए कराची में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान के जो ऑफ़िशियली तो नहीं मगर वो सपोर्टर्स हैं पीटीएम के और उस कोर ग्रुप का भी हिस्सा थे उस फ्रंट पे, उन लोगों को भी जेल में जो है वो इनकार्सरेट किया गया और उनको जेल काटनी पड़ी अभी प्रीवियस रेजीम में। आज जो मेरा जो मकसद है इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन का,
वो ये है कि हम बात करना चाहते हैं कि मरियम औरंगज़ेब जो नई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने आज बात की है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तानी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है? और ब्लैक लॉज़ को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, पाकिस्तानियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है ग़स्ब करने के लिए। ये एक पॉज़िटिव स्टेप है, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पीटीएम के भी एक्टिविस्ट के ऊपर है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ असेंबली इन लोगों की बहुत ज़्यादा पीसफुल असेंबली जो है उसको बहुत ज़्यादा वायलेट किया गया। तो जो इन लोगों के जो हकूक थे, अब टेस्ट तो ये है कि जिस मूवमेंट की कवरेज को रोकने के लिए पार्शली भी प्रेस पे इतनी सख्त सेंसरशिप थी ना, एक जो सिवियर सेंसरशिप जो थी वो इस बात की भी थी कि पीटीएम के किसी एक्ट उसको कवर ना करा जाए, इतने बड़ी बड़ी रैलीज और इतने बड़े बड़े एड्रेसेस हो जिसको इंटरनेशनल प्रेस कवर करती थी और तस्वीरें आती थी, सब कुछ ये लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, मगर वैसे नहीं करने दिया गया। तो अब जब इन लोगों के जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, और इनके जब डिमांड्स होंगे और इनके ऊपर जो केसेस हैं, इनके लोगों के ऊपर जिनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला गया था, वो लोग जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया, उसका क्या बनेगा? जी। औरंगज़ेब जी, हमें कुछ इसके बारे में बताइए। पहले तो ये अगर आप बता सकें शॉर्टली, मैंने खुद तो बहुत लंबा बोला है, मगर शॉर्टली ये बता सकें कि अभी आपके ऊपर खुद कौन से केसेस हैं? और ये कि आप कैसे देखते हैं इस गवर्नमेंट चेंज को, और कि आप लोगों के साथ जो आप लोगों के डिमांड्स हैं, उनको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट सुनेगी या कुछ चीज़ें बदलेंगी आप लोगों के लिए? जी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो मेरे ऊपर केसेस हैं वो सेडिशन के चार्जेस हैं जो एज यूजुअल पीटीएम के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर डाले गए हैं। तो वो दर्जनों केसेस हैं टांग डी खान में। और इस तरह एक एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी मेरा एक केस चल रहा है जो कराची में, जिसके हुँ, मुझे वहाँ पे 9 महीने गुजारने पड़े जेल में। वो अब तक जो है वो केस चल रहा है और अब तक उसका चार्ज फ्रेम तक भी नहीं हुआ। हालांकि अब तक मेरे ख्याल में उसको 3 साल से जायद हो रहा है, लेकिन हुँ। अब तक उसका चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ। तो ये तो केसेस जो है अब मगर आपको चल रहा कराची है जाना पड़ता बाकी। है? यस, मुझे कराची जाना पड़ता है। तकरीबन महीने में तो एक बार मुझे खामखा हुँ, जो है वो जाना पड़ता है कराची। और बस उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि बस आप पेश हो जाएं और हुँ, उसके सामने बस आके और फिर दूसरी तारीख दे दी जाती है। और इस दौरान जो है तकरीबन 2 जजेस जो है वो तब्दील हुई। इस दौरान एक मेरा जो इंफॉर्मेशन हुँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो आईओ था, वो तब्दील हुआ, यानी रिटायर हुआ। इनफैक्ट उसने जो है अपनी रिटायरमेंट भी प्री मिच्योर ले ली। क्योंकि जो है ये मतलब इस तरह का केस सिर्फ यानी आप बिल्कुल वाज़ह तौर पे वहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ये सारे हुँ, केसेस चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस दौरान जो है अगर आप इतनी बड़ी बात करते हैं यहाँ पे इंसानी हकूक के लिए, हुँ, इतनी बड़ी एक मूवमेंट चल रही है और उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो था जो आपने कहा कि रिजीम चेंज, तो रिजीम चेंज से तो जाहिर सी बात, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो लोगों को नए एक्सपेक्टेशंस जो है उसको आते हैं कि भाई हो सकता है कि ये कुछ बेहतर हो या कुछ तब्दील करे। बहरहाल ये तो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर वाकई ये नई रिजीम इस हवाले से, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए और उसकी जो है वायलेशन किसी तौर पे नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, मैं यानी उससे काफ़ी जो है लोगों में ऑप्टिमिज्म बढ़ी है। लोगों में जो है ये एहसास हुआ है कि हो सकता है कि कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें जाए। क्योंकि उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि भाई सिडिशन या बगावत जो है ये नहीं है कि अगर कोई बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करता है, सख्त नारे इस्तेमाल करता है, सख्त तकरीर करता है, बल्कि अगर उस सख्त तकरीर के ऊपर आप पाबंदी लगा देते हैं, तब ये बगावत की तरफ बनती है। ज़ाहिर सी बात है, आपने कौन-सा रास्ता छोड़ा है फिर, अगर आप उनको बोलने की इजाज़त भी नहीं दे रहे। तो देखते हैं कि अभी अगर वो ये नया रिजीम वाक़ई इस हवाले से सिंसियर है, तो उनको तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले काम यही करना चाहिए कि पीटीएम कि जो सिर्फ ये नहीं कि पश्तून इलाकों में या पश्तूनों के लिए, बल्कि एज अ होल जो यहाँ पे किस तरह की एक वो रियासती मशीनरी चल रही थी, जो जो वायलेशंस कर रही थी, जिसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, उसके खिलाफ ऐसे एक डट कर सामने खड़ी हुई और उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी। तो मेरे ख्याल में उनका इससे अंदाजा लगेगा कि अगर वो पीटीएम के जितने भी एक्टिविस्ट हैं
उनमें से उनके जो केसेस हैं जो उनके इख्तियार में है कि वो हटा सकते हैं। अगर वो हटाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम ये कहेंगे कि वाक़ई ये लोग सिंसियर है इस हवाले से। तो मेरे ख़्याल में वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। जी, जी, आपने अब जिस तरह अली वज़ीर हैं एमएनए उन वो भी अभी टेक्निकली जो हैं वो इन प्रिज़न हैं, उनके केसेस चल रहे हैं जो पीटीएम के साथ एफ़िलिएटेड हैं। अभी वोट वग़ैरह कास्ट करने के लिए और सब जो कार्रवाई थी पार्लियामेंट की उसके लिए वो भेजा गया। एक अजीब-सी सिचुएशन है ना कि वो एक तरफ अपनी उसमें ब ब अनफेयरली इनकार्सरेटेड हैं और फिर वो जा रहे हैं उसमें। अच्छा मुझे और उसके अलावा भी अभी पीटीएम के और एक्टिविस्ट भी हैं जो कि जिनके केसेस चल रहे हैं क्योंकि जब मैंने कहा कि दर्जनों केसेस हैं लोगों के ऊपर हो चुके हैं। एक साइकिल था केसेस का जो पिछले 3.5 साल में जो है या तकरीबन 4 साल के अंदर होता रहा है। तो अभी लोग हैं और भी जो हैं उसमें इम्प्रिजन हैं पीटीएम के कराची में तो हैं यकीनन और भी शहरों में हैं। जी पहले तो मैं कराची में यानी अली वज़ीर हैं और एक दूसरे हमारे एक साथी हैं जिसको मैं बल्कि 2 वहाँ पे हमारे एक हैं एक तो अभी एक बंदा मुस्तफ़ा नामी एक बंदा हमारे एक हुँ, उसने सिर्फ़ ये किया था कि 2018 में जब हमारा जलसा हो रहा था, तो उस हवाले से हमारे जो साथी थे वो सिर्फ़ कैंपेन के लिए उसके इलाके में गए थे और उसने वो वहाँ पे सिर्फ़ बेचारा एज़ अ पार्टिसिपेंट वहाँ पे बैठा हुआ था, हुँ, तो उसको भी अभी गिरफ़्तार करके अभी वो भी जेल में है और एक हमारे वहाँ पे एक साथी हैं मौलाना ताहिर उसको लाइफ सेंटेंस किया गया है लाइफ हुँ, सेंटेंस फॉर इन अ प्रोटेस्ट इन व्हिच ही वाज नॉट इवन प्रेजेंट और उस की अगर आप एफआईआर देख लें कि उसमें ये कहा गया है कि वो मेरे जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ दिया गया था वो एहतजाज उसमें ये कहा गया कि भाई अलमजेब को रिहा करो और ये कि जो है यहाँ पे हम गैर आईनी इकदाम किसी की भी जो है वो हम नहीं मानते इस बुनियाद के ऊपर और वो बेचारा उस प्रोटेस्ट में था ही नहीं उसके ऊपर उसको उम्र कैद दे दी गई है और वो भी जेल में है उसका भी हमने कोर्ट में उसकी हाई कोर्ट में ठीक, लगाई हुई है पिटीशन तो ठीक। इसके साथ हमारे बनी में 2 साथी हैं जो 2019 के एक केस में जो है अभी तक बंद है तो और साथ में हमारे एक अवैस अब्दाल है बलूचिस्तान में तो वो भी है लेकिन उसकी आज जो है मेरे ख्याल में हाई कोर्ट की तरफ से उसकी जमानत कबूल की गई है और उसको भी तकरीबन 18 महीने भी जेल गुजारनी पड़ी है अब कल देखते हैं जो जब वो रिहा होता है जी, और ये मैं बताती चलूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड है जो पीटीएम के साथ पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट के साथ जो राइट्स उनके वायलेशंस हो रही थी ये मुख्तलिफ एचआरसीपी ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल रेपोटोर्स होते हैं मुख्तलिफ उनके मैंडेट्स होते हैं उन्होंने भी इसको उठाया है और यूएन के एंड से भी ये बात उठाई गई है और भी जो दूसरे प्रेशर ग्रुप्स हैं उसके ऊपर के पाकिस्तान में ये जो हो रहा है पीसफुल एक मूवमेंट है उसमें एक्टिविस्ट के साथ ये जो सारा जो चल रहा है इसको रुक जाना चाहिए क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है तो जैसे आपने इसके अलावा अरमान लूनी के हैं 2019 में पीटीएम के थे उनका भी एक अलेज्ड है कि उनकी मावराए अदालत उनका कत्ल किया गया और वहाँ पे लॉरेलाई में पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने उनको ही वाज बीटन टू डेथ और उसके अलावा जो उनके जो ऊपर जो प्रोटेस्ट किए थे उस उनकी वफ़ात के बाद उनकी मतलब उनकी हलाकत के बाद जो प्रोटेस्ट थे उसमें एक सिलसिला चल निकला था 2019 में जिसमें लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ से एक स्टूडेंट को उठा लिया गया लाहौर से, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो उनके कत्ल के खिलाफ प्रोटेस्ट में गए थे और भी इस ये पूरा एक सिलसिला चलता रहा है। तो आप और कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया क्योंकि उनको इतना सिवियरली उनकी सर्वेलेंस हो रही थी। अच्छा खैर कमर का वाक़या हुआ जिसमें ये ओ ओ ओपन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोर्स थी फॉर्मर ट्राइबल एरिया में। तो मैं ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत बड़ी है और जैसे ही नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो लिस्ट भी बहुत बड़ी है, मैं इसलिए उसको रिपीट कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बिल्कुल और जिस तरह पीटीएम के जलसे कवर करने में 2018 में मुतअद्दिद जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल उस इलाके उन खैबर टीवी में और बाकी उसके साथ काम करते थे, उन लोगों को जो है, उनके ऊपर एफआईआर्स कर दिए गए थे, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने पीटीएम को कवर किया था। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोग अपनी और डिमांड्स के बारे में कि ये तो जो केसेस हैं और वो सब कुछ चल रहा है, उसके अलावा आप अक्सर जो है वो लैंडमाइन्स अभी इंटरनेशनल डे लैंडमाइन्स के विक्टिम का गुज़रा है, तो उसमें लैंड जो डीमाइनिंग के बारे में आप जो अवेयरनेस चलाते रहे हैं अपने एरिया में वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए लैंडमाइन्स के इश्यू के बारे में? जी।
ये लैंड माइन का जो मसला है, ये असल में 2012 से शुरू हुआ, जब ऑपरेशन राही निजात के बाद जो है लोग वापस भेजे गए थे। तो सबसे पहले उसमें यानी उस टाइम में बहुत ज़्यादा इसके केसेस आने शुरू हो गए। और उस दफ़ा तब क्योंकि उस वक्त तो कोई भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहता था, ना उठा सकता था। तो तब हमने फर्स्ट टाइम उसके लिए आवाज़ उठाई और उसके लिए हम काम शुरू किया। और फिर हमारे जो मशर है मंजूर पश्तीन, उसकी सरबराही में। और हम उसमें वो करते ये थे कि जब कोई वाकया हो जाता, वहाँ पे उनको कोई असिस्टेंस नहीं दी जाती। इनफैक्ट जब वो उनको लाया जाता अस्पताल में, क्योंकि वहाँ पे तो अस्पताल का है नहीं कोई सिस्टम, तो वो टांग लिए खान लेकर आते थे। तो रास्ते में इतना उनको जलील करते थे कि बेइंतहा उनको जलील कर दिया जाता था। फिर जब वो यहाँ पर पहुंचते थे, तो फिर उनके लिए हम जो है वो ब्लड का इंतजाम करना, फिर वो बहुत ज्यादा गरीब होते थे, उनके लिए हम चंदा वो इकट्ठा करते थे। तो इस तरह उनकी जो है वो हेल्प कर रहे होते थे। तो ये सबसे पहले ये वाकयात जो है वो 2012 से 2013 से शुरू होते हैं। और ये हुआ इस तरह के, जब ऑपरेशन शुरू हुआ ना, तो ये लोग जिस पहाड़ी के ऊपर भी वो अपना पोस्ट बना लेते थे, या हम्म, किसी गांव के अंदर भी घुसते थे, वहां पे अपनी मोर्चे बना लेते थे, तो वहां पे अपनी हिफाजत के लिए लैंड माइन्स बिछा लेते थे। लेकिन जब वो आगे पेशकदमी करते थे या वो उस पोस्ट को छोड़ देते थे, तो फिर वो साफ नहीं करते थे, वो आगे हम्म, चले जाते थे। तो फिर जो लैंड माइन्स है, ये खासूसी तौर पे ये जो एंटी पर्सनल माइन्स है, तो ये तो बहुत एक छोटी सी चीज है, यानी आपके हाथ में भी वो आ सकती है, खिलौने की तरह एक चीज है और बहुत हल्की ठीक। है। तो वो सब बारिशों के वजह से भी वो नदी नालों के अंदर आ गए। तो नदी नालों में भी लोग उसके मुतासर हुए। और जो है इंसानों के साथ साथ उसने बहुत ज्यादा जानवरों का भी नुकसान किया, लोगों का मेरे ख्याल में लाखों करोड़ों तक का जो है वो नुकसान हुआ है एक एक बंदे का। उसका भी हमने एक डेटा कलेक्ट किया है कि कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है। कि वो कि वो माइन फट गई, और फिर उससे जो है वो जानवर जो है वो मारे गए, जो लाइफ स्टॉक है। और फिर यानी फिर इंसानों के जो है यानी कितने ज्यादा उसके फिर बच्चे खुसूसी तौर पर बहुत ज्यादा उसमें शहीद हुए, बहुत ज्यादा लोग ठीक। इसमें माजूर हुए। तो फिर उसमें हमने ये कहा कि भी इसको तो एक तो डिमाइनिंग का जो है वो प्रोसेस हम्म, तेज किया जाना चाहिए, बल्कि उस वक्त तो बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ था। पीटीएम के बाद जो है वो थोड़ा डिमाइनिंग का सिस्टम उन्होंने शुरू किया, लेकिन बहरहाल इतना नहीं है कि आप उसके ऊपर इत्मीनान जाहिर अच्छा। करें। अभी आज आज का वाकया है, आज भी एक हम्म, एक बच्ची जो है नॉर्थ वजीरिस्तान में इसका शिकार बनी है लैंड माइन का। तो ये ये जो है वो ये नजर मुझे आता है थोड़ा, वो। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, इस वक्त मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत डीमाइनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, ये आप कह रहे हैं कि एक ये कुछ उठाया भी जा सकता है जो है हाथ में, तो इस ये टॉय बॉम्ब्स की तरह ये टॉय बॉम्ब्स वाला सिलसिला ही बनता है, जो टॉय बॉम्ब्स में बिल्कुल। बच्चे मारे जाते हैं। ये एंटी पर्सनल माइंस जो होते हैं ना, ये होते ही हम्म, इसके लिए है कि आप अगर कोई यानी पोस्ट की तरफ कोई आता है उनकी अपनी हिफाजत के लिए जो उन्होंने बिछाए होते हैं, तो वो सिर्फ बंदे को माजूर कर सकता है। अच्छा। अगर बच्चा हो तो वो तो जाहिर सी बात है, उससे जो है वो शहीद हो जाता है। लेकिन शहीद हो जाता है। बाकी जो उसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि अगर पाँव आ गया तो वो पाँव उड़ा देता है, हाथ आ गया हम्म, इस तरह, तो बिल्कुल। वो सिर्फ। तो ये जो थे, ये यानी हल्के भी हैं वजन में, और पानी के साथ भी बह सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है वो बहुत सारे इसके वाकयात फिर इस तरह हुए। और डिमाइनिंग का जो था, इन्होंने अच्छी तरह वो डिमाइनिंग अभी भी जो है उन्होंने नहीं की। बहरहाल वो ये जो है मुख्तलिफ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि जिसके ऊपर आप इत्मीनान जाहिर करें। तो ये जो आपने बच्ची का वाकया बताया, ये कहाँ पे हुआ है? ये अभी कल हुआ है, कल हुआ है, नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ है। और वो जो तस्वीरें हैं यानी बहुत इलाके का सेंसिटिव कोई किस्म की वो पर्टिकुलर लोकेशन या कोई बच्ची की एज या कुछ बता सकते हैं? बच्ची जो है वो तकरीबन कोई 12 साल की है। और हम्म, मेरे ख्याल में फरिया नाम है, अगर मैं भूल नहीं रहा। लेकिन ठीक बहरहाल है। वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। और तो मखसूस ये जो है वो लोकेशन? ये ये मीरन शाह के मीरांचा इलाके में में। तकरीबन ये हुआ है। अच्छा, ये मैं जी अपने जी। व्यूअर्स को बताती चलूं कि ये हमने नया दौर में जब हम 2017 में शुरू किया था, उस वक्त हम लोगों ने, तो उस वक्त भी हम ये टॉय बॉम्ब्स वाली जो स्टोरी थी, हम इसको और ये जो बच्चे जो बम्स की या बमबारी, सॉरी, बम की वजह से, उनके ब्लास्ट की वजह से, या ये जो टॉय बॉम्ब्स की वजह से, या जो लैंड माइंस जिस तरह से बता रहे हैं कि स्मॉल है और वो मूव कर जाती हैं या उसको उठा लेते हैं, इस तरह की उसके ऊपर हमने तब भी स्टोरी की थी। और ये कि ये बिल्कुल अंडर रिपोर्टेड एक स्टोरी है, जैसे आप हमें बता रहे हैं, अब आलम जेब बता रहे हैं कि एक बच्ची है वो मीरन शाह में, वो मीरान शाह में उसके साथ ये हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में।
तो ये अगर ये कहीं रिपोर्ट हुआ भी है तो ये बिल्कुल छोटी-सी खबर होगी और या ये सोशल मीडिया पे इस तरह से डॉक्यूमेंट हो गई तो उसको कोई तरीका नहीं है, उसको वहाँ पे एक्सेस नहीं है प्रेस की उस तरह से, वहाँ पे इंटरनेट के मसाइल हैं और बिल्कुल ही आप जानते हैं कि वहाँ पे अभी भी वो हेवीली मिलिटराइज़्ड इलाका है और वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी भी इतनी आसान नहीं है, वहाँ पे लोकल भी जर्नलिस्ट के लिए भी। तो ये बिल्कुल ही एक अंडर रिपोर्टेड स्टोरी है। अच्छा, एक और तो अभी जो है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आखिरी मेरा सवाल है इस चीज़ पे कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस तरह की चीज़ों के ऊपर, उन स्टोरीज़ के ऊपर जो कि बहुत मख़सूस किस्म का कोई हो वाक़या तो कोई बड़ा या कोई पिक कर ले तो वो होती है, अदरवाइज़ इन चीज़ों को इस तरह से नहीं बात की जाती कि अभी इतने लोग जो हैं आप खुद डियाई खान में हैं और आपकी फैमिली भी और लोग भी अब आप तमाम उन लोगों में से हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं पाकिस्तान में, राइट? उनको अपने इलाकों में छोड़ के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुख्तलिफ और जगहों पे मूव करना पड़ा। तो अभी भी ये सिलसिला जारी है और अभी भी इस तरह से बन्नू में और दूसरे इलाकों में जो है वहाँ पर आईडीपीज़ के लिए डिह्यूमनाइजिंग एक टर्म लगती है कि जो लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं वो रह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और वापस नहीं जा सकते। तो उनके क्या हालात हैं और अभी क्योंकि दोबारा से झड़पें या कुछ सिलसिला शुरू हो रहा है तो फिर डिस्प्लेस करने का कहा जा रहा है शावाल के इलाके में लोगों को, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या मसाइल हैं लोगों के? जी। ये सब पहले तो मैं जो अभी अभी जो है वो आईडीपीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको उसका बताता चलूं कि यानी जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद फिर लोगों को दोबारा से उनको जब डिस्प्लेस होना पड़ा तो ये हमारे साउथ वजीरिस्तान में एक इलाका है बोबर्ड कड़ाश्ती और स्मल ये एक इलाके हैं यहाँ से लोगों को निकाला गया अभी भी जो है वो लोग जो है वो डिस्प्लेस हैं इस तरह हमारे जो नॉर्थ वजीरिस्तान है उसमें दत्ताखेल तहसील और शवाल जो उसके साथ है तो ये इस इलाके के अभी तक वो लोगों को वापस ही नहीं भेजा गया है वो हुँ, बेचारे जब ऑपरेशन सरफेज में कुछ लोग वो अफगानिस्तान की तरफ गए होस्ट में जहाँ पे ये कुछ हुँ, दिन पहले वहाँ पे बमबारी की है और साथ में कुछ लोग जो है ये आईडीपीज कैंप बकाखेल यहाँ पे अभी तक वो रह रहे हैं उनको वापस नहीं भेजा गया है हुँ, और जो अभी भी नए जो इस तरह के वाकयात हो जाते हैं अभी ये सवाल के अंदर लोगों को कहा गया है कि भी आप लोग घर खाली करें हम यहाँ पे दोबारा से ऑपरेशन करेंगे अभी ऑपरेशन वहाँ पे यानी उस इलाके की अगर जियोग्राफी आप देखें और लोग जो है अगर वो कर भी देंगे वो डिस्प्लेस दोबारा से हो जाएंगे घर खाली कर देंगे लेकिन इसका तो कोई हल ही नहीं है इनके पास यानी ऑपरेशन ज़रब अज़ जितनी अगर कुर्बानी इन्होंने लोगों ने दी कि भाई सब कुछ लुटा दिया सब कुछ बाजार लुटा दिए अपने जंगलात लुटा दिए घर लुटा दिए कोई चीज नहीं रही और इतने हुँ, सालों तक के भाई इस दौरान कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वापस भेजें तकरीबन 8-9 साल इन्होंने बिल्कुल ना ये कि भी कोई उनके ऊपर कोई वॉच करता हो कोई हुँ, अकाउंटेबिलिटी हो कोई चीज नहीं उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था अगर इस दौरान भी वो जो है वो इलाके क्लियर नहीं कर पाए तो अभी अगर दोबारा से इस तरह का डिमांड होता है तो इसकी क्या गारंटी है कि भाई फिर जो है दोबारा से इनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप घर खाली करें तो मेरे ख्याल में ये जो है बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सारी चीजें चल रही हैं लेकिन हुँ, बहरहाल सारी चीजें हम अगर कोई बात इस तरह कर देते हैं और फौरन से हमारे ऊपर केसेस लगा दिए जाते हैं और ना वहां पे लोगों को रिपोर्ट करने की इजाजत है एक ब्लैक होल बना दिया गया है सारे कबायली इलाकों को और वहाँ पे अगर कोई बाहर से भी आता है तो वो वहाँ पे खबर जो है वो खत्म हो जाती है कोई चीज आती है कोई इमदाद वगैरह आती है तो वहाँ पे हुँ, खत्म हो जाती है वहां से भी कोई अगर रिपोर्टिंग वगैरह न्यूज आती है तो वो निकल नहीं पाती तो ये सारी चीजें जो है फिर इनको समझना चाहिए कि भाई अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है सिर्फ हमारे ऊपर केसेस डालने से तो कुछ नहीं होगा जाहिर हुँ, सी बात है हुँ, वो मसले तो हल होंगे ही नहीं अगर मसले हल होंगे तो वो इस तरह होंगे कि आप खुद को अकाउंटेबल कर दें बिल्कुल। ये इसलिए तो हम जो है वो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की कमीशन की डिमांड कर रहे हैं कि ताकि चीजें सामने आए तो कुछ बेहतरी की तरफ बात निकले जी, बिल्कुल ये जैसे आलमज़ेब कह रहे हैं कि एक तो ये स्टोरीज़ निकल नहीं पाती और ये पाकिस्तानी लोग हैं, उनके ऊपर एक मतलब हम देखते भी हैं इंटरनेट के ऊपर भी अदरवाइज़ भी। एक तो इनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता और जब मौक़िफ़ आता है तो उनके ऊपर जो है एक मुख़्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा कैम्पेन्स के थ्रू उनको डिमोनाइज़ करके पश्तून जो उन इलाकों के पाकिस्तानी ही जो पाकिस्तानी पश्तून हैं, उनको डिमोनाइज़ कर दिया जाता है और उनकी जो
डिमांड्स हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, और एक क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रहते रहे हैं और वहाँ बड़े हुए हैं, और उनकी कुर्बानियाँ हैं कि मिलियंस जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, और अभी भी जैसे बता रहे हैं बका खेल के इलाके में और बाकी इलाकों में लोग कभी भी वापस नहीं जा पाए। और वो जब बात करते हैं तो हम उधर दूसरे जर्नलिस्ट से हमने और उस इलाके में लोगों से बात की कि जब वो लोग बात करते हैं और वो जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उन्हीं के ऊपर रिप्राइजल्स होते हैं। उन लोकल्स को भी ये कहा जाता है कि आप क्यों प्रेस से बात कर रहे हैं, और वो एक्सेस ही नहीं है वहां पर ना, वो ब्लैक होल वाली बात, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। और अगर अभी भी ये सब कुछ चलता फिरेगा तो किस तरह से, मतलब स्टेट का और लोगों का क्या की रेकन्सिलिएशन कैसे होगी, इसका सोल्यूशन क्या है, उनकी कुर्बानियों का उसका रिस्पांस क्या है उनको। एक तो ये कि एक्नॉलेज नहीं किया उनकी कुर्बानियों को, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं की, फिर उनको सपोर्ट नहीं किया, और उनको जब वो अपने हकूक मांगते हैं तो उनको डिमोनाइज किया गया है। अब ये वो ऐसी स्टोरी है जो कि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमने देखा कि बिल्कुल अंडर रिपोर्टेड थी, और बिल्कुल ये भी था कि वो एक रेड टेप है जिसको कोई क्रॉस नहीं करता था। उससे पहले भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी, और इसमें ये काउंटर टेररिज्म की भी इससे मुतालिका भी जो स्टोरीज हैं, और कुछ इलाके हैं बलूचिस्तान और फॉर्म ऑफ आटा के जहाँ पे ना तो एक्सेस थी, जहाँ पे रिपोर्टिंग करना भी बहुत कॉन्वोल्यूटेड है, और वो स्टोरीज ये वो इलाके हैं जो हमेशा से थोड़ा थोड़ा जो है वो रेड टेप्स के उनको एक एक था कि ये रेड टेप्स हैं और इनको हम डीपली नहीं रिपोर्ट किया जा सकता। मगर अब जो हालात हैं, अब इंटरनेट की वजह से भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, और हम देखेंगे कि जब नई हुकूमत आई है तो क्या जर्नलिस्ट इसको प्रॉपर्ली कवर कर पाएंगे, क्या वो खुद से उनके अंदर ये इनिशिएटिव लेंगे कि नहीं, और क्या जब वो लेंगे तो उनको कोई दबाने की कोशिश करेगा, या जो पुरानी वाली जो रेड टेप्स हैं 2018 से पहले की, क्या वो दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएंगी पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू दीज इम्पोर्टेंट स्टोरीज अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पाकिस्तान। सो आलम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नया दौर देखते रहिए। खुदाफिज।